नमस्कार मित्रों, फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर। और ख़ासकर दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान का ही अध्ययन की श्रृंखला के अंदर चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर जो नंबर 2 है उसका अध्ययन करेंगे सब, क्योंकि जिस प्रकार से हम साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसे कहते हैं मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। साथियों, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का अपन क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जैसे कई वीडियो चैप्टर बड़े होने की वजह से कुछ वीडियो हम 2-3 वीडियो तैयार करते हैं। उसका एक श्रृंखला दी गई है कि चैप्टर नंबर नाम दे दिया जाता है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। उसके बाद वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। तो आप इस एक वीडियो को आप क्रमबद्ध रूप से देखिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और इतनी विस्तृत और अच्छी जानकारी आपको यदि एक यह वीडियो देख लिया तो और वीडियो देखने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवालों पर भी बात करते हैं, जिस प्रकार से वर्तमान में हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार के सवाल पुटअप किए जाते हैं वो भी बात किए जाते हैं। इसके अलावा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात की जाती है। ये क्योंकि विस्तृत रूप से हम किताब का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये स्कूल लेक्चर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अपन बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जैसे हमारे दिमाग में आता है मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये मानव अधिकार क्या होता है। मानव अधिकार, देखिए दोस्तों, मानव अधिकार यदि आपने जैसे ही दिमाग में आता है कि मूल अधिकार और मानव अधिकार जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानव अधिकार कहते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो उसको मानव अधिकार कहते हैं। वो किसी भी राज्य में, किसी भी देश में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, भारत में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। उनकी किसी भी प्रकार की सीमाओं से बंधे नहीं होते हैं। जैसे ही वो जन्म लेता है और जो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं मानव अधिकार। वो किसी भी संविधान के मोहताज नहीं होते हैं, किसी भी सीमाओं से परे बंधे हुए नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं। उसे हम कहते हैं मानव अधिकार। यानी एक वाक्य में कहे तो मानव अधिकार हर व्यक्ति का एक नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आज़ादी, बराबरी, सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल होते हैं। रही बात, अब बात करें कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारा आज का टॉपिक है। मौलिक अधिकार हम आज बात करेंगे सिर्फ इस वीडियो में मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार देखिए, ये हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? संविधान। ये संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। यानी हम किसी भी देश या राष्ट्र के नागरिकों को संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में। भारत की बात करें तो हम भारत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपको विशेष तौर से याद रखना है। हमारे जो संविधान का जो भाग 3 है, भाग थर्ड में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार, इन मौलिक अधिकारों के कारण भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब दोस्तों, ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा की जो बात करें तो ये ब्रिटेन की देन है। वहाँ के राजशाही ने क्या हुआ था, वहाँ की जनता को कुछ अधिकार दिए थे। वहाँ के राजशाही ने जनता को कुछ अधिकार दिए थे, जो पहली बार 1215 ईस्वी के अंदर कुछ अधिकार दिए थे। उन अधिकारों के कारण वहाँ जो अधिकार पत्र के रूप में दिया गया था उसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब किसी भी देश में यदि अधिकार के रूप में किसी भी चीज़ को लिख कर दिया जाता है या उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 को अधिकारों का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है।
अब हम शुरुआत करते हैं कि भाग जो 3 है, जो भाग थर्ड है, उसमें हमारे जो अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक, 12 से 35 तक अनुच्छेदों में हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कहाँ से? भाग 12 से 35 तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही बाहर पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक। ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि 14 से 35 तक है, जबकि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत होती है वो 12 से 35 तक है। मैं यहाँ पर कुछ और बातें सामान्य जानकारी इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सामान्य जानकारी दे देता हूँ कि मूल संविधान में, मूल जो संविधान था, हमारे कई बार सवाल पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे। मूल संविधान में याद रखना 7 अधिकार थे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में हमारे कितने अधिकार हैं, तो 6 अधिकार हैं। वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6। अब ये एक अधिकार कहाँ गया? बात करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हमारे संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A, कौन सा अनुच्छेद है? 301 के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब हमारे दिमाग में यहाँ पर सवाल आता है कि ये मैंने अभी बात की थी मानव अधिकारों, उसके बाद की थी मौलिक अधिकारों की। अब हमारे सामने एक सवाल और पैदा हुआ कि ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं? कानूनी अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मौलिक अधिकार, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो हम संविधान की शरण ले सकते हैं, यानी संविधान के नियमों के अनुसार हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं? न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। लेकिन यदि कानूनी अधिकारों की हनन होता है तो हम शरण नहीं ले सकते हैं दोस्तों, शरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कानूनी अधिकार एक विधि द्वारा निर्मित अलग से होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को वो अधिकार हैं जिसका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें हम पहली बात करते हैं सामान्य जानकारी के रूप में समता का अधिकार। पहला अधिकार है समता का अधिकार। जो ये समता का अधिकार है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। समता का अधिकार कहाँ से? 14 से 18 तक उल्लेख किया गया है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। 19 से 22 तक उल्लेख किया गया है। अगला हमारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसका हमारा उल्लेख 23 से 24 के बीच में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका हमारा उल्लेख कहाँ किया गया? 23 से 24 के बीच किया गया है। अनुच्छेद याद रखना है, क्रमबद्ध रूप से रखना है। कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप इन मौलिक अधिकारों को क्रमबद्ध रूप से जमाइए। कई बार ये पूछा जाता है कि निम्न अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अगला हमारा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता दोस्तों, मैं एक बात कह सकता हूं कि आपको कि यदि इस वीडियो को आप लगातार देखते रहेंगे, पूरा संपूर्ण देखेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि आप कभी भी मौलिक अधिकारों को नहीं भूल पाएंगे। इतना विस्तृत और संपूर्ण सही तरीके से अच्छे ट्रिक से बात करता हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आखिरकार पढ़ना आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी है। एक हमारा एक प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से आपको बहुत इजी गोइंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख है। कहाँ तक? 25 से 28। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका हमारा उल्लेख है 29 से 30 तक है। उसके बाद हमारा संवैधानिक अधिकार
जिसे कहते हैं, उसका उल्लेख हमारे कौन से अनुच्छेद में है? 32 में इसका उल्लेख किया गया। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अंदर मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान में ये व्यवस्था की गई है, इनमें संशोधन भी किया जा सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। इस थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको बता दी कि मूल अधिकार क्या है, कितने हैं, कौन से भाग में हैं, और उसके बाद अब हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। शुरुआत करते हैं, देखिए यहाँ से। संविधान के मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता और न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। ये न्यायाधीश सप्रू ने बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इन मौलिक अधिकारों को रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह बहुत ही एक हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। इसको हम, यदि आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ कौन है, तो मौलिक अधिकार। यदि मौलिक अधिकार हैं तभी वहाँ लोकतंत्र है। यदि लोकतंत्र, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ मौलिक अधिकार। यदि यहाँ से मौलिक अधिकारों निकाल दिया जाए तो वहाँ लोकतंत्र भी नहीं होगा, कहने का तात्पर्य। तो मूल अधिकारों का एक स्वरूप है वह अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों को राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सर्वांगीण विकास यानी आपका, ये हमारे जो अधिकार हैं व्यक्ति के क्या कर रहे हैं? सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास, जैसे इसमें अपन अधिकारों की बात करते हैं, सब स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त रखने की स्वतंत्रता, इसके अलावा हमें घूमने की स्वतंत्रता, शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता। तो ये बहुत सारी हमारी जो स्वतंत्रता है उससे हमें क्या हो रहा है? हमारे सर्वांगीण विकास हो रहा है। हमारा व्यक्तित्व का क्या हो रहा है? सर्वांगीण विकास हो रहा है। किससे? मौलिक अधिकारों से। हम बात करते हैं गुलाम, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन गुलाम थे। उस समय हम अच्छी सी न तो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, न अच्छे से कपड़े पहन सकते थे, न कहीं अपन घूम सकते थे। तो उस समय हमारा विकास, सर्वांगीण विकास नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो हमारे जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों से नागरिकों को क्या हो रहे हैं? हमारे सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब आगे कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इनको राज्य द्वारा है, क्योंकि हमारे संविधान ने नागरिकों को इतना मजबूत अधिकार दिया है। ये जो हमारे 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, यदि इनका संसद यदि और या विधायिका हमारी कोई भी यदि अधिकारों का हनन करती हैं तो ये जो बैठा हुआ ये आदमी है, ये कहाँ जा सकता है? न्यायपालिका के अंदर अपनी याचिका दायर कर सकता है। न्यायपालिका अपनी याचिका लगा सकता है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है। यह हमारे संविधान ने इनको सुरक्षा प्रदान कर दी है। इस वजह से राज्य द्वारा इनके मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व। सबसे पहले एक एक टॉपिक्स वाइज अपन बात कर रहे हैं। मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों हुई और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में और इस देश में क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा कि इन आवश्यकता लाने में। ये प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। देख लो दोस्तों, कई बार यह सवाल पूछा गया है कि लोकतंत्र की आधारशिला कौन है? मौलिक अधिकार है। इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे हम वर्तमान में आपके अपने घर में बैठे हैं तो आप अपने सुरक्षित हैं, आप अपने संपत्ति कहीं और है तो आपको सुरक्षित है कि मेरी संपत्ति या कोई भी आधिपत्य नहीं कर सकता। या मान लीजिए कि अपन कहीं मैं शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं सुरक्षित घर पर लौटूंगा। मेरा यदि अधिकारों का, मेरे मानसिक रूप से कोई अधिकारों का हनन करता है तो मैं उसकी याचिका दायर कर सकता हूं। यानी हम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक और नैतिक विकास से क्या है? स्वतंत्र हैं और हम अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं था। इसी वजह से भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख या समावेश हमारे संविधान में किया गया था। अब हम बात करें कि शासन की स्वचारिता पर रोक। शासन की स्वचारिता, शासन की मतलब होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका।
राज्य का विधानमंडल की बात कर सकते हैं। शासन की स्वच्छता, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था में स्वच्छाचारी शासकों के लिए कोई स्थान न था। भारतीय राजाओं की शक्ति में ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे कि वे सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। संविधान में दिए मूल अधिकार शासन और विधान मंडल के ऊपर अंकुश लगाने की सहायता प्रदान करते हैं, और ये शासन के अधिकारों की शक्ति बहुमत के दल की तानाशाही से नागरिकों की सुरक्षा देते हैं। मूल अधिकार साधारण कानून से भी श्रेष्ठ हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। अब हम बात करते हैं, जैसे कौटिल्य ने अपनी अर्थव्यवस्था लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखा। देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है पूरी तरह से राज व्यवस्था पर आधारित है। बहुत बार सवाल पूछा गया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। अर्थशास्त्र से, राजनीति से किससे संबंधित है, तो ये राजनीति से है, क्योंकि यहाँ पर पूरे शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक का नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें पूरी तरह से जो उल्लेख किया गया है वो राजनीति का है। तो स्वच्छाचारी शासकों के लिए, यानी उस कौटिल्य के समय ही हमारे राजाओं पर अपनी मन मर्जी के अनुसार, अपन बात करते हैं स्वच्छतंत्रवाद का आधिपत्य न हो, उस पर भी रोक लगाई गई थी। और उस समय जो रोक लगाई थी वो धर्म की रोक लगाई गई थी, क्योंकि धर्म की आड़ में कि राजा इस प्रकार से अपनी प्रजा के कार्य करेगा, इतनी बजे राजा उठेगा, इस प्रकार से प्रजा के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो वो धर्म के अधीन, वो दंड का भागीदारी होगा। इस प्रकार से वर्तमान में भी जो शासन व्यवस्था है वो राज्य शासन व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीन सकती, क्योंकि मूल अधिकार साधारण कानून से भी क्या है, श्रेष्ठ है, और राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता। यदि मान लिया जाए कि संसद यदि कोई ऐसा कानून बना देती है, कोई भी कानून बना देती है, तो इस कानून को, जो कानून हमारे मौलिक अधिकारों का यदि हनन करता है, तो इस कानून को हमारी जो न्यायपालिका है वो इस कानून को क्या ठहरा सकती है, अवैध ठहरा देती है। यदि वो कानून, यानी संसद और विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है, उसे हमारी संसद, न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, अवैध ठहरा सकती है। हाँ दोस्तों, अवैध ठहरा सकती है, यह बहुत बार सवाल है। अगला सवाल भी इससे संबंधित है। देखिए, न्यायिक सुरक्षा, मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नागरिक कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, लोकतंत्र का आधार स्तंभ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ मौलिक अधिकार है, जहाँ मौलिक अधिकार है वहाँ लोकतंत्र है। क्योंकि हम राजनीतिक अधिकार हमें यहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि अपने शासन के प्रतिनिधियों को चुनने का भी जो अधिकार है वो हमारे इसी से मिलता है। तो मूल अधिकार लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करते हैं, और इसके अभाव में लोकतंत्र शासन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी लोकतंत्र शासन की व्यवस्था नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी शासन क्या होता है। ये दो तरह से दोस्तों, ये दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष होता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष में जो जनता है वो सीधे भागीदारी निभाती है किसके, शासन कार्यों में। राज व्यवस्था के समस्त शासन कार्यों में जनता सीधा डायरेक्ट भागीदारी निभाती है। जबकि अप्रत्यक्ष में क्या होता है, यहाँ एक प्रतिनिधि आ जाता है बीच में, और प्रतिनिधि के नीचे यहाँ जनता होती है। यानी जनता अपना क्या चुन रही है, प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि वहाँ पर जाकर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर हमारी ये जनता है, ये एक आदमी है, और ये क्या करता है, एक अपनी प्रतिनिधि को चुनता है, और ये प्रतिनिधि जाकर कहाँ बैठ रहा है, संसद में। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। ये वोट किसने दिया था, इसने दिया था, इसका अधिकार है, लेकिन यह न जाकर ये दूसरे व्यक्ति को भेजता है, वो संसद में बैठता है और वो अपनी शासन व्यवस्था को चलाता है। तो ये हमारा है, क्या है, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था, जिसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। अब हम अगला बात करते हैं समानता के कारक।
संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उसमें परस्पर समानता स्थापित की गई है। सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। सभी विशेषाधिकारों को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के क्या है? मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इस कारण इनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है और वर्तमान युग में राजनीतिक दार्शनिक उपेक्षा नहीं की जा सकती है। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं अपन, भारत के सभी नागरिकों को सभी आधार पर सम्मान कर दिया गया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हमारे प्रिवी काउंसिल के माध्यम से, यानी पहले हमारे कुछ राजाओं को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, लेकिन हमारी इंदिरा गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा जी ने हमें क्या कर दिया? उन राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। और अब वर्तमान में हमारे समस्त भारत के नागरिक जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र, भाषा सभी आधारों पर क्या है? समान रूप से व्यवहार किया जाता है। अब हम बात करें आगे भारत के संविधान में मूल अधिकारों की। वैसे काफ़ी अपन बात कर चुके हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार राष्ट्र की एकता और आम नागरिकों के हित के लिए किसी भी राज्य में अब तक बनाए गए नागरिकों के चार्टरों में विस्तृत चार्टर में सब संविधान के भाग, यानी सबसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, कि कई बार पूछा गया है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा है? तो भाग 3 है। सबसे विस्तृत भाग कौन सा? भाग 3 है सबसे। तो यह विस्तृत चार्टर संविधान का भाग 3 है। इसमें मूल अधिकार के संबंध में संविधान के में 23 अनुच्छेद हैं, कुल 23 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ तक? 32 से 35 तक। इनमें से कुछ अनुच्छेद असाधारण रूप से विस्तृत हैं। विशेष रूप से 19वें अनुच्छेद 450 शब्द होने से इसका आकार अत्यधिक व्यापक है। अभी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? सबसे बड़ा अनुच्छेद है 19वां, जिसमें कितने? 450 शब्दों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार का एक स्वरूप है। मौलिक अधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा था कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। मौलिक अधिकार क्या है? परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का क्या है? दूसरा नाम है। ये नैतिक अधिकार हैं। ये हमारे नैतिक अधिकार जिन हर काल में, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्राणियों के विपरीत वे चेतन तथा नैतिक प्राणी हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य को जीवन जैसे ही जन्म लेता है उसको कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से सुब्बा राव जी ने कहा है कि हमारे मौलिक अधिकार भी वैसे ही हैं जिसे हमें मनुष्य को हर काल में, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए और वो इसका हकदार भी है। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से विलोपित कर एक कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। इसे मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको क्रमबद्ध रूप से याद होना चाहिए। अब हम आज बात करते हैं आगे कि हम दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आगे अगला वीडियो में फिर मिलेंगे और नए वीडियो में हम बात करेंगे विस्तृत रूप से समानता का अधिकार के लिए। तब तक अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।